हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि चार टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट वाज द ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वाज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वाज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम आज उनमें से द वेरी फर्स्ट फोर्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, चलिए समझते हैं इसको। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको समझने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लेट करें कि दो बड़ी बड़ी बॉडीज है। डायग्राम में छोटी दिख रही है जस्ट बिकॉज हम डायग्राम में इतना बड़ा नहीं दिखा सकते। दो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज हैं। ओके, दो मतलब कि हमारे पास सब्सटेंस है बोल सकते हैं आप। एंड जब इन दोनों सब्सटेंस की बात करें तो डेफिनेट सी बात है, उनका कुछ ना कुछ मास तो होगा। लेट कर रहे हैं कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। लेट कर सकते हैं, राइट। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बिना लेट किए तो होता नहीं है। तो जब इन दोनों मास m1 एंड m2 के ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ओके, सीधी सी बात है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है कि दो सब्सटेंस बहुत बड़े बड़े रखे हुए हैं, उनका कुछ मास है, उन मास की वजह से उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। कीप इन माइंड, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही रहेगा, रिपल्शन फोर्स कभी भी नहीं लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसी को बोला गया, ये जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलिए समझते हैं बाय डेफिनेशन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है, म्यूचुअल यानी कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दूसरे को खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि दोनों ही एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स एक कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और ये जो दोनों बॉडीज हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत मेसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड उनके मास की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है, उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल फोर्स। ओके, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है। अब अगर इसके एग्जांपल की बात करें, आपने सपोज कीजिए हाथ में कुछ पकड़े, उसको छोड़ दिए, राइट। छोड़ने के बाद वो कहाँ जाता है? नीचे गिरता है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। एंड अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ऑब्जेक्ट हो गए, राइट। दोनों ऑब्जेक्ट्स है, बेसिकली दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। ओके, तो अर्थ तो ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा है, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा सा है, तो अर्थ उसको अपने ज्यादा पावर से खींच सकती है अपनी तरफ। ओके, तो वही लिखा हुआ है कि कोई भी बॉडी जब फॉल करती है, फ्री फॉल, बिंदास गिरती है, तो उस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बीच में लगता है? अर्थ के बीच में एंड द ऑब्जेक्ट के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? सो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स आपको हर जगह देखने मिलेगा, एंड इसलिए उसको बोला गया यूनिवर्सल फोर्स। ओके, नाउ व्हाट, अब अगर मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और डीप में बताना चाहूँ तो थोड़ा सा मैं ये बता सकता हूँ कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, मेसिव ऑब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट करने की स्मॉल आर है, कितना है? दैट इज स्मॉल आर इज अ डिस्टेंस। तो उस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट टू ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। ओके, एंड ये जो फोर्स है दो मेसिव ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो लग रहा है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं फोर्स को कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से लेकर के जो उनके बेसिकली सेंटर ऑफ मास से लेकर के जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर का रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इतना क्लियर है? सो अब अगर मैं बात करूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसको मेजर किया था सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने। ये नाम आप लोग के लिए बहुत ज्यादा पहचान है, राइट। तो सर आइजैक न्यूटन ने इसको आइडेंटिफाई किए थे, एंड उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक फॉर्मूला दिए थे जिस फॉर्मूले से हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज दैट? द वेरी फर्स्ट थिंग आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास लेट कर रहे हैं ये m1 है, एंड इसका मास है वो m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो उस केस में एक्चुअली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के मल्टीप्लाई के। ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, इतना क्लियर है? तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एंड यहाँ से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाया गया, वहां पे इक्वल साइन आता है, एंड हमको एक कांस्टेंट मिलता है, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप अभी 11th की स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं कि कीप इन माइंड, जब कभी भी यहाँ से ये सिंबल जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, ये हटता है, ये हटाने के बाद वहां पे हमेशा इक्वल आता है,
एंड जब ये हटाने के बाद इक्वल आता है तो वहां पे हमेशा एक नई चीज, नया अल्फाबेटिकल लेटर मिल जाता है एंड उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आप आगे आने वाले हर लेक्चर में ये सुनने वाले हैं कि हमको एक इक्वल साइन मिल गया एंड यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल गया। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे जो एक नया लेटर आया है दैट इज कैपिटल जी, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हर कांस्टेंट के नए नए नाम होंगे जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, बाय प्रैक्टिस आपको खुद ब खुद याद होते जाएगा। कैपिटल जी से क्या होता है बेसिकली, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। सो बेसिकली क्योंकि वो कांस्टेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा होगी, राइट। तो जब हम ऐसे ही सिस्टम में बात करें तो इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें तो होती है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। ओके, अब ये बात आती है स्टूडेंट्स की बेसिकली ये यूनिट कहाँ से आई, तो आप यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जैक्टली। अगर हमको सपोज करना है यहाँ से कैपिटल जी निकालना है, ओके, तो इसको अकेला रखो एंड उसको ट्रांसपोज कर दो उधर, तो हमको क्या मिल जाएगा, लेट मी ट्राई टू राइट हियर। ओके, कैपिटल जी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर एंड m1 m2 अपॉन में आ जाएगा, राइट, m1 m2 अपॉन में। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी ऐसा यूनिट निकालना है, किसकी, दैट इज कैपिटल जी विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको उसको अकेला रख करके बाकी सबको उधर ट्रांसपोज करेंगे। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है ऐसे सिस्टम में, अभी आपको ये पता नहीं है, वैसे जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको यूनिट के बारे में जानकारी मिलेगी। ओके, सो अभी आप इसके बारे में कंफ्यूजन बिल्कुल मत लीजिए, हम आगे आने वाले चैप्टर में इसको इन डेप्थ में पढ़ेंगे एंड इवन अगेन इसी फोर्स को हम और आगे इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, आर जो है वो डिस्टेंस है तो हो जाएगा मीटर, तो मीटर इंटू मीटर तो हो जाएगा स्क्वायर मीटर। ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा आपको एम यानी कि मास दिख रहा है तो किसमें होता है वो किलोग्राम में होता है, तो स्क्वायर किलोग्राम, तो यहां से उसकी एसआई यूनिट बनती है। डोंट कंफ्यूज स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट जब मैं पढ़ाऊंगा कि यूनिट कैसे बनाते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा वो लेक्चर और आपको इजीली समझ में आएगा। एनीवेज आप अभी यहाँ पे यूनिट को इग्नोर कर सकते हैं, ओके, क्योंकि इस पे सेपरेट एक लेक्चर आने वाला है तो वहां से आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। अब इस कैपिटल जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि आप कहीं पे भी चली जाइए यूनिवर्स में, आप ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, इस कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, क्या, 6.67 into 10⁻11, कीप इन माइंड। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब अगर बात करें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि अगर m1 के लिए बात करें तो m1 से m2 की तरफ जाएगी क्योंकि उसकी तरफ खींच रहा है, m2 से m1 की तरफ, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो फोर्स है ये m2 इज टूवर्ड्स m, m2 से m1 की तरफ जा रही है एंड m1 से m2 की तरफ, यानी कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो डायरेक्शन बेसिकली दोनों साइड ही होने वाली, राइट। तो इस तरीके से ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं, वो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे को। ओके स्टूडेंट्स, तो कीप इन माइंड, ये आपको इतना बेसिक पार्ट पता होना चाहिए अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करें कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके 8 फीचर्स हैं यहाँ पे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी कि एक दूसरे को खींचने का फोर्स है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है एंड इस फोर्स को कभी भी रिपल्शन में नहीं देखा जा सकता। कीप इन माइंड कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है बट रिपल्सिव फोर्स कभी भी नहीं हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि मीडियम के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, आई मीन जो दो ऑब्जेक्ट रखे हैं उनके बीच में कौन सा मीडियम है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, डजंट मैटर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट होता है फॉर द मीडियम। ओके, थर्ड फीचर है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स बोलने का मतलब ये है इसको ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कीप इन माइंड ऑलवेज, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जिसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, एंड इसका दूसरा कंक्लूजन पॉइंट होता है कि इसकी जब हम वैल्यू निकालने की बात करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालने की बात करते हैं, तो हम फाइनली इसका क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी फाइनल पोजिशन क्या थी एंड इनिशियल पोजिशन क्या थी उस ऑब्जेक्ट की। ओके, यानी कि आपको ये नहीं देखना है कि वो जो मोशन हो रहे हैं वो किस पाथ से हो रहा है, किस रास्ते से, क्या वो मैटर करता ही नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि ऑब्जेक्ट्स पहले कहाँ थे, फिर आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट्स लास्ट में कहाँ हैं और वो उस रास्ते से कहाँ से गए हैं, किस तरीके से गए हैं, आपको मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ वो पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि पहले कहाँ थे और अभी कहाँ हैं, कैसे वहां पे आए ये मैटर नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये फोर्स जो है वो नेचर में बहुत वीक फोर्स होते हैं, कमजोर फोर्स होते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि उनके बीच के डिस्टेंस का
स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हमने अभी आपको बताए थे। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज दो बॉडीज के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ उन दो बॉडीज पे डिपेंड करता है, उसके अलावा और कौन सी कितनी बॉडीज वहां पे प्रेजेंट है उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि लॉन्ग रेंज का मतलब कि बहुत दूर भी अगर कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो उनके बीच में भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने वाला है। ओके, एंड द लास्ट फीचर इज कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अप्लाई होता है मैसिव बॉडीज के लिए, बहुत बड़ी एंड हेवी बॉडीज के लिए। कभी भी ये अप्लाई नहीं कर सकते हम लाइटर बॉडीज के लिए जो कि बहुत छोटी है, इनका वजन बहुत कम है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा कैसा होता है, दैट इज नेग्लिजिबल। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे 4 टाइप के एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप कोई भी एक दो भी याद करेंगे चलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स जो हैं बेसिकली वो सन के चारों तरफ मोशन करते हैं, राइट, या फिर उन प्लैनेट्स के चारों तरफ सैटेलाइट मूव करती है, तो ये एग्जांपल है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसी की वजह से वो घूम रही है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो सैटेलाइट कहीं भी जाके घूम जाती, राउंड राउंड शेप नहीं लेती। राउंड राउंड क्यों घूम रही है, जैसे सपोज करें यहाँ पे एक प्लेनेट है, उसकी तरफ भी सैटेलाइट घूम रही है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये ऐसे कहीं भी चले जाती, उसको कोई खींच रहा है इसे तो उसके आसपास घूम रही है, कीप इन माइंड। ओके, दूसरा बोला गया कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, अर्थ घूम रही है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। ओके, इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे ही गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द लास्ट थिंग, हमको किसी भी बॉडी का या हमारी बॉडी का बेसिकली वेट फील होता है, राइट। वेट फील होने का मतलब ये होता है कि कुछ वजन है उसका, तो वजन क्यों महसूस होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।